अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सलाम तो मैं ऑलरेडी भी वैसे कर चुका हूं आप लोगों को, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे रिकग्नाइज भी कर चुके थे कि सर फरहान जो है वो स्टूडियो में आ चुके हैं। बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्लास आप लोगों की जो है वो कंटिन्यू है और इस वक्त लाइव जो है वो सेशन चल रहा है। और एकदम से मैं जिस तरह से स्टूडियो में आया और मैंने कहा कि भी क्लास रूम की ओवर हो चुकी होगी, मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने फ़ौरन से सलाम किया और आप लोगों ने सबने मुझे रिकग्नाइज भी कर लिया कि ये सर फरहान थे। क्या ही बात है आप लोगों की। तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी स्टूडेंट्स करवा चुके हैं कि मैं कौन हूँ और क्या करने के लिए मैं इस वक्त आया हूँ। और बेसिक के तौर पे जो है हमने डिस्कशन की थी लास्ट टाइम, हमने बॉयज़ लॉ को डिस्कस किया था और बॉयज़ लॉ जो है उसके हमने कुछ ग्राफ जो थे उनको एक्सप्लेन किया था और उन ग्राफ्स में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी। मैंने कल भी ये बात देखी। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को भी ग्राफ के अंदर स्पेसिफिक तौर पे अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर मिलेगा। और आज हम जो है लास्ट ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे बॉयज़ लॉ की वेरिफिकेशन का, और उसके बाद फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द चार्ल्स लॉ। हम चार्ल्स लॉ को भी आज ही पढ़ेंगे और सिर्फ उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक ही मूव करेंगे। और आज हमने बेसिक तौर पे आपके क्वेश्चंस लेने हैं। तो मैं पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगा बॉयज़ लॉ का, जो लास्ट ग्राफ है उसे एक्सप्लेन करूंगा। फिर चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद फिर मेरे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होंगे जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों के सजेशंस लूंगा और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा। जो भी आप लोगों ने समझना हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम लोग का इस लेक्चर के लास्ट में एक टेस्ट भी होगा। जैसे मैंने कल ये बात कही थी कि कल तो हम टेस्ट नहीं दे सके, लेकिन आज जो है हमारा टेस्ट जरूर होगा और वो टेस्ट हमारे पास बॉयज़ लॉ से रिलेटेड होगा और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों ने जो लेक्चर है उसको गौर से सुनना है और लेक्चर को गौर से सुनते ही आप लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर, यानी जो भी आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आप उनका आंसर दे पाओगे और आप बेस्ट जो है परफॉर्म कर पाओगे। तो जल्दी से आगे मूव करते हैं और हम जो है इस पर डिस्कस करें। सर की लेक्चर बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तो हम जो है आगे चलते हैं और हम कुछ पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक के तौर पे हम बॉयज़ लॉ की बात कर रहे थे। और अगर हम बॉयज़ लॉ की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयज़, साइंटिस्ट है ना, बेसिक के तौर पे साइंटिस्ट नेम है, हम ये बात कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यानी किसी एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हमने बॉयज़ लॉ में पढ़ा था। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी दो पैरामीटर्स के दरमियान क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि एक चीज के इंक्रीज करते हुए दूसरी चीज में डिक्रीजमेंट आती है और एक चीज के डिक्रीज करने से दूसरी चीज में क्या होती है, इंक्रीजमेंट आती है। इनवर्स रिलेशन इसे हम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बॉयज़ लॉ की, तो बॉयज़ लॉ के हवाले से हमने इस वक्त तक 3 जो है ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं और इन 3 ग्राफ के अंदर हमने ये चीज वेरीफाई की है कि जो बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट है, एक तो ये वाली भी, दूसरी ये वाली भी, यानी जो हमने नेक्स्ट देखी थी पीवी इज इक्वल टू, हमने जो है कहा था कि बल्कि इस तरह से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, हमने ये दोनों के दोनों जो कह लें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, इनको दो डिफरेंट आप कह लें ग्राफ्स के अंदर वेरीफाई किया था कि ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है और हमारा जो बॉयज़ लॉ है उसकी स्टेटमेंट होल्ड करती है। ये लॉ वेरिएबल वेरिफिकेबल है, आप कह लें, या वेरीफाइड है थ्रू ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। आज हम अपना लास्ट ग्राफ एक्सप्लेन करें, उसके बाद बॉयज़ लॉ कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम चार्ल्स लॉ की तरफ को मूव करेंगे। तो अगर हम बॉयज़ लॉ के लास्ट पैराग्राफ, सॉरी जो लास्ट ग्राफ है उसको अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये ग्राफ किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम ये बात जानते हैं कि जब भी हमारे पास दो पैरामीटर्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड इक्वलिटी साइन। ठीक है, हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं विद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इक्वलिटी साइन। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू k बाय p। ठीक है, और इससे हमने इक्वेशन गेट की थी pv इज इक्वल टू k, pv इज इक्वल टू k हमारे पास इक्वेशन बनती है जो कि फाइनल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को हम वेरीफाई करेंगे इस अपने फाइनल यानी फोर्थ ग्राफ के थ्रू, इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। ये इक्वेशन आपको क्या बताती है, हमने जब बॉयज़ लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी, तो हमने बॉयज़ लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर इस इक्वेशन को प्रूव किया था कि ये एक्सपेरिमेंटली तौर पे वेरीफाइड इक्वेशन है और ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये बात कही थी कि जब भी हम किसी एक गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर के इंक्रीजमेंट से वॉल्यूम में इस तरीके से डिक्रीजमेंट आती है कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट ही रहता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास प्रेशर जो है, किसी गैस पे अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर
the volume will decreases in such a way that their product remains constant। उनका प्रोडक्ट क्या है, सेम ही रहता है, इनके प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो ये हमने इस इक्वेशन के थ्रू समझा था और इस बात को हमने जो है लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली तौर पे वेरीफाई भी किया था। अब अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ की, जो हम लास्ट ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया हुआ है प्रेशर और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया हुआ है। आप ही बात जानते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, क्योंकि देखो ना, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब मूव करते हो तो प्रेशर वैल्यू में इजाफा होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो किसी एक गैस के ऊपर, तो चूंकि आप एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं, तो प्रेशर के इंक्रीजमेंट से वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होना शुरू हो जाएगा तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये हमें सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स सपोज P1 मेरे पास है 2 लेट्स सपोज ATM और V1 मेरे पास है क्या 1 DM क्यूब। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं प्रेशर की इंक्रीजमेंट करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, प्रेशर की इंक्रीजमेंट करता हूं, तो लेट्स सपोज प्रेशर मेरे पास अब सेकंड टाइम बन जाएगा P2, ठीक है, और ये मेरे पास बन गया 4 ATM। तो मेरे पास चूंकि हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अब ये बन गया मेरे पास 1/2 DM क्यूब। अगर हम इन दो की प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी P1 V1 इक्वल्स टू बात करते हैं कि क्या आएगी वैल्यू, तो P1 मेरे पास है 2 इंटू 1 मेरे पास आ जाएगा, यानी वॉल्यूम 1 है तो ये मेरे पास रिजल्ट 2 आ रहा है। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर अगर मैं इसका प्रोडक्ट लेता हूं तो ये बनेगा P2 V2 इज इक्वल टू जो भी आएगा, P2 मेरे पास है 4 और वॉल्यूम मेरे पास है 1/2, तो ये फिर मुझे 2 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक गैस के प्रेशर में इजाफा करता हूं तो वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज होता है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। और ये चीज हमने इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करनी है, ये चीज हमने इस ग्राफ के थ्रू पढ़नी है, समझनी है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इस तरीके से डिक्रीज होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमें एक ही कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर तमाम प्रेशर कंडीशन के ऊपर, तमाम प्रेशर वैल्यूज के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एक ही वैल्यू प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो हम उसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन गेट करते हैं। और ये चीज हमें वेरीफाई करती है कि इक्वेशन जो हमारे पास थी PV इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन वेरीफाइड है और ये इक्वेशन ठीक है और बॉयल्स लॉ होल्ड करता है। बॉयल्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द गैसेस। ठीक हो गया, तो यहां तक आपका बॉयल्स लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप बॉयल्स लॉ के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले लूंगा। सर ने बताया, अभी क्या बताया भाई, शेरी कुछ पूछ रही हैं, कुछ कह रही हैं, तो आप लोगों ने जो है कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। इस वक्त जो भी क्वेश्चन आप लोगों का है मैं इस वक्त जो है आप लोगों के लिए 5 मिनट्स आप लोगों को मैं दे रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ हैं या किसी एक स्टूडेंट को अभी भी लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है बॉयल्स लॉ के अंदर या उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो मुझसे वो क्वेश्चन कर सकता है, मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। और आज टेस्ट होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी अनाउंस किया कि आज टेस्ट है। हम लेक्चर के इख्तिताम के ऊपर 3 मिनट का टेस्ट लेंगे, जो कि जैसे भी आप लोगों का जो है वो एज यूजुअल जैसे भी आप लोग टेस्ट देते हो तो वो टेस्ट जरूर होगा। तो अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का क्या शो कर रही है। अच्छा, गजाला कह रही हैं कि जी कह रही हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या चीज शो कर रही है। देखो, हम ये बात कह रहे हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस हमने प्रेशर लिया है, तो जैसे जैसे हम अलोंग द एक्स एक्सिस अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करेंगे तो प्रेशर में इंक्रीजमेंट आ रही है। जब प्रेशर में इंक्रीजमेंट आ रही है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर के इंक्रीज होते हुए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करता है, ये हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट चूंकि एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो हम एक ही पॉइंट गेट करेंगे, तमाम प्रेशर कंडीशंस के ऊपर, तमाम प्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर एक ही जो है वो हम रिजल्ट गेट करेंगे, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन गेट करते हैं हम। और स्ट्रेट लाइन हमें इस बात को कन्वे करता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K, ये वेरीफाइड है और ये होल्ड करती है और ये ठीक है। सर सिलेबस की रफ्तार बहुत कम है मोहम्मद, अगर जो हम जो है बहुत स्पीडली मूव करेंगे, जैसे कल भी स्टूडेंट कह रहे थे कि भी हमें थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए क्वेश्चन चीज़ों को, तो फिर आप लोगों को समझ आना डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा कि जी हमें समझ नहीं आ रहा और डिफिकल्ट हो रहा है लर्न करना। तो इसीलिए
दोनों तरह से मैं लेके चल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो सिलेबस है वो मिड्स और मतलब जनवरी की मिड तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, एसएस को इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से बन सकते हैं। कांस्टेंट शो कर रही है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे वही कह रहा है, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि पीवी कांस्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीवी मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा। कांस्टेंट मींस सेम, कांस्टेंट मतलब होता है सेम, और नॉट वेरिएबल, ठीक है जनाब, ये भी कह सकते हैं। कश्यप कह रही है नॉट वेरिएबल। अब ये नॉट वेरिएबल का मतलब आप मुझे क्लियर करेंगे कि आप किसको कह रही है नॉट वेरिएबल। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं तो उनकी हमेशा सेम वैल्यू आती है, और वो सेम वैल्यू जो है ये ग्राफ जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम एक स्ट्रेट लाइन गेट करते हैं जब हम प्रेशर और वॉल्यूम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग द एक्स एक्सिस हम प्रेशर लेंगे। शिराज पूछ रहे हैं सर एक्स एक्सिस पर अगर वॉल्यूम ले लिया जाए तो फिर एग्जैक्टली तौर पे देखो शिराज, अगर हम एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ले लेंगे तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो हम ये बात जानते हैं वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सटर्नल प्रेशर में डिक्रीजमेंट ला रहे हो। तो अगर आप वॉल्यूम ले लेते हो अलोंग द एक्स एक्सिस तब भी आपका सेम ही ग्राफ आएगा, क्योंकि आपने वाई एक्सिस के ऊपर पीवी लिया हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो वॉल्यूम के इंक्रीजमेंट से प्रेशर इस तरीके से डिक्रीज होगा कि इनका प्रोडक्ट फिर वही सेम वैल्यूज ही आपको रिपीट करेगा, सेम वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेगा। शेरी शेरी कह रही है सर इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो हम ये जो इक्वेशन PV इक्वल टू K निकाल रहे हैं, ये हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकाल रहे हैं। बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि प्रेशर इज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज लॉ लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ना तो शॉर्ट है ना लॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। रुबा कह रही है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? रुबा हम जब बॉयज लॉ को डिफाइन करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। हम प्रेशर और वॉल्यूम में जो है रिलेशन निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम इस पे नहीं देखते। हाँ, हमने दो पहले पिछले जो ग्राफ पढ़े थे उसमें हमने इफेक्ट देखा था कि वॉल्यूम की इंक्रीजमेंट हो जाती है जिसकी वजह से कर्व जो है वो अवे या टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस मूव करती है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कश्यप कह रही है सर कांस्टेंट मींस सेम एंड पीवी वैल्यू इज नॉट वेरिएबल। एग्जैक्टली टॉपिक कश्यप बिल्कुल ठीक है। और इट्स मीन कह रही है सर कांस्टेंट मींस सेम एंड, हाँ ठीक है जी, आपने उसी के वापस रिपीट कर दिया। शेरी कह रही है सर आइसोथर्म भी रीजन के साथ एक्सप्लेन कर दें कि वो एक्सिस से कैसे अवे होगी, उसकी रीजन बता दें जैसे आपने पी और इनवर्स ऑफ वी के एक्सप्लेन किया था। शेरी मैंने पहले भी वो चीज एक्सप्लेन की थी कि मैं आप लोगों के लिए फिर से वो ग्राफ बना के ना उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने जो ग्राफ उस दिन प्लॉट किया था उसमें टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट से आइसोथर्म किस तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। और जो हमने ग्राफ उस दिन प्लॉट किया था वो उसमें हमने अलोंग द एक्स एक्सिस प्रेशर लिया था और अलोंग द वाई एक्सिस हमने प्रेशर जो है वो वॉल्यूम दिया था। एक हमारे पास ये कर्व ऑब्टेन हुई थी, ये आइसोथर्म कहलाती है। ये एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और ये जो हमारे पास कर्व आती है ये एट T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया? अच्छा, मैंने आप लोगों से बात कही थी कि हमेशा क्या होता है, आइसोथर्म जो है अगर हम उसकी बात करते हैं, आइसो मींस क्या होता है सेम और थर्म मींस टेम्परेचर होता है। तो चूंकि हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है इसमें जो कर्व हम ऑब्टेन कर रहे हैं, ये कर्व बेसिकली तौर पे क्या है, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने ऑब्टेन की, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। अब हम ये बात कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से ये जो आइसोथर्म थी ये अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करती है। जब भी हम टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट करते हैं तो ये जो हमारे पास कर्व है, ये जो हम कह लेंगे आइसोथर्म है, ये अवे फ्रॉम द एक्सिस जो है वो मूव करेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करेगी। अब उसकी रीजन क्या है बेसिकली तौर पे, देखो आप ये बात जानते हो कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो आपके गैस पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। जो गैस पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा होगा तो वो आपस में ज्यादा
अच्छी तरीके से कोलाइड करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी तो ओवरऑल गैस वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। जब वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड करेगा तो हम कहते हैं कि हमारे पास चूंकि वॉल्यूम अब ज्यादा हो चुका है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर चुका है, तो यही जो कर्व पहले इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, अब चूंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है तो वो अब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। यानी आप सिंपल ये बात देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो लेट्स सपोज ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये ग्राफ लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हम ये बात जानते हैं कि बाय द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर द वॉल्यूम ऑलवेज एक्सपेंड। ठीक है, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट के बारे से बात करें तो यहां पर ये है। ठीक है, इस वक्त ये वॉल्यूम था इस गैस का, और जब आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर कर दिया तो टेंपरेचर के इंक्रीज करते ही वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट अब ऊपर आ चुका है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव कर जाएगा। तो शेरी का यही आंसर है, जो क्वेश्चन उन्होंने किया था उसका यही आंसर है कि जो आइसोथर्म है वो एट हाई टेंपरेचर अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करती है, और उसकी रीजन ये है कि बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर द वॉल्यूम विल एक्सपेंड। ठीक है, सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। किसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें? आप जरा मेंशन कर दें सदाकत, क्योंकि मैं इस वक्त शेरी का जो है वो आंसर दे रहा था। आपने पहले भी राइट किया कि आप सर इसको वापस दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पॉइंट आपने पर्टिकुलर पॉइंट आपने रिपीट करवाना है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो फिर हम जो है टुवर्ड्स चार्ल्स लॉ मूव करेंगे और चार्ल्स लॉ को समझेंगे। यार मुझे कोई बता दे टॉपिक का नेम क्या है अभी जो सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इट्स पता नहीं क्या इनका कंप्लीट नेम है, इट्स मी शाय। बेसिकली तौर पे हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे और बॉयल्स लॉ जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप हर दिन लेक्चर ले रहे होते हैं लेकिन आपको अभी तक नहीं पता चला कि हम किस टॉपिक को एलेबरेट कर रहे हैं। आपने ना लेक्चर सुना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर सुना होता तो बॉयल्स लॉ को हमने बार बार रिपीट किया था। सर व्हाट इज नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। हसन कह रहे हैं प्लीज सर ऑल क्लियर आगे करें, और मसीउल्लाह कह रहे हैं चार्ल्स लॉ पढ़ाएं। तो अब हम चार्ल्स लॉ की तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त कोई और क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है। सर 4 वाला दोबारा समझा दें, 4 वाला दोबारा समझा दें, 4 वाला यानी 4th ग्राफ दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। 4th ग्राफ के हवाले से हमने कहा था कि एक्स एक्सिस सब समझ आ गई है। सर आगे चलें। और बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडल गैसेस। एग्जैक्टली तौर पे कशफ कह रही है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है आइडल कंडीशन यानी आइडल गैसेस के लिए, तो ऐसा ही है। रियल एग्जिस्टिंग गैसेस जो हैं वो बॉयल्स लॉ को, इवन अब चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे उसको भी जो है वो तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर ओबे नहीं करती। ये हम जो है बेसिकली टॉपिक कहते हैं। तो ये चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, इवन एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे आप सब के सब, तो वो सब के सब जो लॉज हैं बेसिकली तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ जो है आइडल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं, रियल एग्जिस्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। सर वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड करने से वो अबव स्टार्ट होनी चाहिए एक्सिस से, तो नहीं अवे होनी चाहिए। इसकी कोई न्यूमेरिकल वे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि लिखा हुआ है जैसे P और इनवर्स ऑफ V क्या था। अच्छा, आप वापस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देखो मैंने अभी तक ग्राफ जो है रेज नहीं किया। देखो जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम एक्सपेंड करते हैं। आपने भी बात जो है एक्सेप्ट की है मेरी, ठीक है, ये बात आपने भी जो है एक्सेप्ट की है कि जब भी आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो ना टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि आइसोथर्म मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द एक्सिस। क्यों मूव अवे कर रहा है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही अब ऊपर से स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि ना देखो टेम्परेचर 0 था तो वॉल्यूम जो है गैस का इतना था, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो वॉल्यूम जाहिर सी बात है एक्सपेंड कर चुका है, तो अब वो ऊपर से स्टार्ट होगा ना, और जब वो ऊपर से स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है इन दो कर्व्स के दरमियान जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये थ्रू आउट द कर्व मेंटेन रहेगा। चूंकि ये मेंटेन रहेगा तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो कर्व है यानी आइसोथर्म जो है वो मूव अवे करती है फ्रॉम द एक्सिस when we increases the temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसलिए उसकी वैल्यू चूंकि बढ़ चुकी है, अब ये इसलिए जो है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस मूव करेगा। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह चुका होगा तो आप लोगों ने मुझसे फर्दर भी करना है, पोस्ट के थ्रू कर लें या मेरी किसी पोस्ट पे क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को उसका आंसर वहां भी जस्टिफाई कर दूंगा। अब हम मूव करते हैं आगे, और आगे जो है वो पढ़ेंगे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अंक चुके हैं बॉयल्स लॉ को पढ़ के वो कह रहे हैं जी चार्ल्स लॉ की तरफ मूव करें और आगे जो है हमें कुछ और पढ़ाएं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे और चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो बेसिकली देखें हमने बात पढ़ी थी
कि जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस जो हैं उनका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर से भी इफेक्ट होता है, उनका वॉल्यूम टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, गैसेस का वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ गैस यानी कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल से भी इफेक्ट होता है। तो पहले हमने लॉ के अंदर यानी बॉयल्स लॉ के अंदर हमने वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा एक दूसरे के ऊपर, यानी प्रेशर की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, ये बात समझी थी हमने। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, यानी किसी एक गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि बाय द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, हम ये बात बेसिक तौर पे डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं और इस वक्त हम चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद फिर हम इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और फिर उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जनाब, तो जल्दी से जो है हम सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इज directly proportional to temperature, providing pressure and number of moles remain constant। यानी हम सिंपली ये बात कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम ये बात एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, टेम्परेचर के, जब हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को कांस्टेंट कर देते हैं। तो हम ये बात कहेंगे volume of the gas is directly proportional to temperature providing the pressure and number of moles remains constant। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन राइट करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दिया चार्ल्स लॉ के हवाले से। चार्ल्स बेसिक के तौर पे साइंटिस्ट नेम है और अगर हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, इस लॉ को पेश करने के ईयर की बात करते हैं तो ये 1787 के अंदर 1787 में ये पुट फॉरवर्ड हुआ था। 1787 के अंदर ये लॉ हमने यानी इन चार्ल्स साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ये दिया था। और इस चार्ल्स साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम ये बात कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉरी नॉट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग द प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और यहां हम कहते हैं कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। ठीक हो गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कांस्टेंट रहते हैं। अब अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो किस तरीके से टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट वॉल्यूम पे इफेक्ट क्रिएट करेगी ये हम बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि इसका जो पिस्टन है, मैं जरा इसको नीचे राइट कर लेता हूं, यहां पे लेट्स सपोज, ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का ये जो ढकना है, ठीक है, इसको हम पिस्टन कह रहे हैं और ये मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है। इसमें मैंने एक गैस ली हुई है। अब आप ये बात जानते हो कि ये जो गैस है इसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं इनके पास एनर्जी है और ये अपनी इस एनर्जी के थ्रू मोशन शो करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। सर प्लीज चार्ल्स लॉ को डेफिनेशन को रिपीट कर दें। अच्छा, ये डेफिनेशन को रिपीट करने का कह रहे हैं, सदाम कह रहे हैं, तो वापस से इस चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन को जो है वो रिपीट कर लेते हैं। मैं आपसे बात कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स साइंटिस्ट
वो ये बात कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट से वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करता है और टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट से वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या कर जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज के इंक्रीज करने से दूसरी चीज में इंक्रीजमेंट हो रही है और एक चीज की डिक्रीजमेंट से दूसरी चीज में क्या हो रही है, डिक्रीजमेंट आ जाएगी। टेम्परेचर के रेज करने से वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट से वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट आएगी। यही चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक हो गया। अगर मेरे पास ये एक सिलेंडर है जिसका ये पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है, अब मेरे पास इसके अंदर एक गैस है, अमाउंट ऑफ गैस मौजूद है। आप ये बात जानते हो कि जो गैस है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स एनर्जी कैरी करते हैं और इस एनर्जी की वजह से हम ये बात कहते हैं कि ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मूवेबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर मोशन रहती है। ठीक हो गया। तो चूंकि ये मूव करते रहते हैं तो ये क्या करेंगे, ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और ये इन दीवारों के साथ भी अपनी कोलिजन करेंगे और जब ये कोलिजन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया से कहते हैं प्रेशर। मतलब फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं इस व्हाइट की बोर्ड के ऊपर इस एरिया के अंदर फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो ये जो पर यूनिट एरिया मेरा फोर्स एक्सर्ट करने का अमल है, इसे मैं प्रेशर कहता हूं। क्या कहता हूं मैं इसको, प्रेशर कहूंगा। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद, आप गालिब कह रहे हैं सर हाइब्रिडाइजेशन बताएं, हम इस वक्त बेसिक के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं चार्ल्स लॉ को और एकदम से गालिब जो हैं कहते हैं कि हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव कर जाएं, तो गालिब ऐसा नहीं हो सकता, हमने सीक्वेंस वाइज चलना होता है, तो सीक्वेंस वाइज ही चल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे लेकिन हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि सर टेम्परेचर इतना कम कर दें कि गैस लिक्विड बन जाए, यही तो डिस्कशन कर रहे हैं फैजान हम। तो देखो मेरे पास इस सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल मौजूद है। मैंने आपसे कहा कि ये जो गैस पार्टिकल हैं इनके पास एनर्जी है, ये इस एनर्जी की वजह से मूव कर सकते हैं, ये इस एनर्जी की वजह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चूंकि ये मूव कर सकते हैं तो ये आपस में भी टकराएंगे, कोलिजन करेंगे और इन दीवारों के साथ भी ये टकराएंगे, यानी कोलिजन का अमल काज करेंगे। और जब भी कोई एक पार्टिकल की सरफेस से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है उस सरफेस के ऊपर। तो चूंकि वो एनर्जी इन द सेंस ऑफ फोर्स अप्लाई की उसने पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं हम प्रेशर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर कहलाएगा पर यूनिट एरिया। सर कल हमारा टेस्ट है, अच्छा चलें गालिब देखेंगे, थोड़ा सा जो है हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लें। आपको कोई क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से तो आप मुझसे पोस्ट पे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। सर चार्ल्स लॉ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट, एम आई राइट? एग्जैक्टली टॉपिक कश्यप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम ये बात कह रहे हैं कि जब हम इस गैस की बात करते हैं तो इस गैस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं इनके पास एनर्जी है और इस एनर्जी की वजह से ये आपस में भी कोलिजन करते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी जो है ये कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के अमल के थ्रू क्या होगा कि ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इन दीवारों के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को रेज करूंगा, यानी टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स इनसाइड दिस सिलेंडर मौजूद हैं, ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी में इजाफा कर लेंगे। क्या करेंगे, अपनी एनर्जी के अंदर इजाफा कर लेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ा लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले ये स्लोली मूव कर रहे थे, अब ये फास्टली मूव करेंगे। जब ये पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे तो फिर ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखो ना, अगर मेरे पास एनर्जी कम है तो मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगा इस सरफेस के ऊपर, अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो मैं ज्यादा क्या कहते हैं फोर्स अप्लाई करूंगा इस सरफेस के ऊपर, मेरा जो अप्लाई करने वाला प्रेशर है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज करती है और इस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये प्रेशर ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो अप्लाई करेंगे इन दीवारों के ऊपर। इस वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द गैस के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती हैं और नंबर ऑफ कोलिजन्स के बढ़ने से क्या होता है कि प्रेशर जो है इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज हो जाएगा और वो वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देगा। सिमिलर वे के अंदर अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। उसकी रीजन क्या है, देखिए हम ये बात जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जब ये पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वीकर होती हैं। ठीक है,
अब अगर मैं क्या करता हूं, और एक इसकी रीजन ये भी है कि एक तो ये दूर दूर होते हैं, दूसरे ये कि रैंडमनेस में रहते हैं, मोशन के अंदर रहते हैं, मूवमेंट के अंदर रहते हैं, इस वजह से बिटवीन द पार्टिकल्स इतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग नहीं होती। अगर आप किसी गैस के टेम्परेचर को कम कर देते हो तो गैस के टेम्परेचर के कम होने से एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है, एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, और जब गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी में कमी आएगी तो उनकी मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी, उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ये बात कहते हैं कि फिर जब मोशन यानी मूवमेंट स्लो हो चुकी है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और जब गैस पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों को दोनों रीजन बताई हैं। सर गैस के मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक कोलिजन होती है। देखो अगर हम गालिब इस बात को लेके चलें तो हम ये बात कहते हैं कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। हम ये बात कहते हैं कि विद द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इनकी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब एक पार्टिकल जाके किसी एक दीवार पे जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई मोमेंटम है जिसको वो कैरी कर रहा है, तो उसके साथ जाके जब वो स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने से क्या होगा कि वो फोर्स तो अप्लाई करेगा उस सरफेस के ऊपर। जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो पर यूनिट एरिया फोर्स एक्सर्ट करने को हम प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। सर जो लॉ में प्रेशर, अच्छा थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन कर लें, गजाला का क्वेश्चन है वो हम ले लें। सर जो लॉ में प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन इनसाइड सिलेंडर प्रेशर इंटरनल होगा। बिल्कुल देखो, इनसाइड द सिलेंडर इंटरनल प्रेशर होगा और आउटसाइड द सिलेंडर हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है। ये प्रेशर कांस्टेंट कौन सा है, जो हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया हुआ है। तो सर वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। देखो मोहम्मद, आपके क्वेश्चन वैलिड है, आप ये बात कह रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नली तौर पे हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो कांस्टेंट है, लेकिन जब देखो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी में इजाफा होता है। जो पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में इजाफा होता है, वो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करते हैं। ठीक है, जब वो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर इंटरनली तौर पे प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा। तो हम इंटरनल प्रेशर की बात करते हैं, वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन के बढ़ने से जो है वो ओवरऑल होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चंस करना है। मैंने आप लोगों को रीजन बता दी है कि बाय द डिक्रीज इन टेम्परेचर गैस का यानी जो गैस का वॉल्यूम है वो डिक्रीज किस तरीके से होगा, और बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस का वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज होगा। सर आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस क्या हैं? आप यहां तक सिंपली ये देख लें कि वो तमाम गैसेस के जो बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर फुलफिल करती हैं, इस तरह के यानी ओबे करती हैं, इस तरह की गैसेस को हम आइडियल कहते हैं, और वो गैसेस के जो इसको ओबे नहीं करेंगे इसे नॉन आइडियल कहते हैं। सर आइडियल गैस नहीं होती तो लॉस का क्या फायदा? फैजान एग्जिस्टिंग नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी रियल एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो तमाम के तमाम गैसेस इन तमाम लॉस को तमाम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे फुलफिल नहीं करती, ओबे नहीं करती, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस है, और सिग्निफिकेंस आगे जाके पढ़ेंगे हम जब जनरल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, का भी मैंने पढ़ भी ली। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है, 1 मिनट आई थिंक लास्ट है, उसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे स्टार्ट, और इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर लास्ट मिनट के अंदर हमारे पास 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, फिर तो प्रेशर भी चेंज होगा। मोहम्मद कह रहे हैं फिर तो प्रेशर भी चेंज होगा। देखो जब आप इंटरनली तौर पे गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसकी एनर्जी में इजाफा होगा, वो इंटरनली तौर पे अपना प्रेशर इंक्रीज करेगा। उस प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ओवरऑल जो प्रेशर आपने एक्सटर्नली तौर पे अप्लाई किया हुआ है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस वक्त स्ट्रेंथ इनकी कितनी है, स्ट्रेंथ क्लास स्ट्रेंथ? जबरदस्त, ठीक हो गया। आइडियल गैस वो जो कि गैस लॉस को ओबे करती है, बिल्कुल जोइबा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बिल्कुल ठीक है। अच्छा गजाला कह रही हैं इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे देखो हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं ना, वॉल्यूम डिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर,
टेम्परेचर की वेरिएशन से वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये हम जो है डिस्कस कर रहे हैं और यही हमने थ्रू आउट डिस्कस किया इस पूरे लेक्चर के अंदर। मैथमेटिकली तौर पे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, बाय द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। मैंने उसकी रीजन भी आप लोगों को बता दी है। तो ये शाहदूर और ये सारे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि जी आज इतनी स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है, गजाला भी मुझे बता रही है कि इतनी स्ट्रेंथ है। जबरदस्त। हम इस वक्त जो है ना अटेंडेंस लेना चाह रहे थे कि अटेंडेंस लेंगे कि भाई क्या हो रहा है सर, मतलब एक्सटर्नल। अच्छा थोड़ा सा इसको रेज करें ऊपर, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन को हम ले लें। सर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा बट इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे मुकद्दस यही बात मैं कह रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, इंटरनल तौर पे जब आप टेम्परेचर रेज करते हो तो उससे इंटरनल प्रेशर में फर्क आता है, वो इंक्रीज होती है। अब हम इस वक्त जाएंगे टेस्ट की तरफ और ये जो इशारा होता है ना बेसिकली तौर पर, ये इशारा होता है कि अब आप जो है टेस्ट लॉन्च कर दें। गाली कह रहे हैं सर गैस कब इंक्रीज होगी या डिक्रीज, क्या टेम्परेचर पर? सर गैस कब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा गालिब अपने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लें, आप मुझसे गैस की अमाउंट की बात कर रहे हो या गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हो? अगर जो वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो फिर तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो ना जब आप टेम्परेचर को रेज करते हो तो गैस के पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा होता है। जब गैस के पार्टिकल की एनर्जी में इजाफा होता है तो हम ये बात कहते हैं कि फिर जो बिटवीन द पार्टिकल्स कोलिजन है या विद द वॉल ऑफ द कंटेनर जो कोलिजन है उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड करेगा। आप लोगों के पास टेस्ट आ चुका है और ऑलमोस्ट आपके पास अब 2.5 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट बाकी है। आपने इसके अंदर अपने टेस्ट को परफॉर्म करना है। टेस्ट इंतहाई आसान मैंने बनाया, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है और इस टेस्ट में आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं। अच्छा शेरी कह रही है सर आइडल गैसेस नेचुरल होती हैं। देखो आइडल गैसेस नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हम आइडल गैसेस के बारे में कहते हैं कि ये वो गैसेस होंगी कि जो इन लॉज को फुलफिल करेंगी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इन गैसेस को, इन लॉज को ओबे करेंगे। ठीक है, लेकिन जितनी भी रियल एग्जिस्टिंग गैसेस हैं इनके हवाले से हम कहते हैं कि ये कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे तो इन लॉज को ओबे करती हैं, लेकिन कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर ये इन लॉज को ओबे नहीं करती। इसलिए हम जो है कहते हैं कि तमाम रियल एग्जिस्टिंग गैसेस जो हैं वो आइडियल नहीं होती। रियल एग्जिस्टिंग गैसेस यानी नेचुरल एग्जिस्टिंग गैसेस आइडियल नहीं होती, नॉन आइडियल होती हैं। अच्छा जितने भी मेरे पास इस वक्त YouTube के स्टूडेंट्स हैं, YouTube पे मौजूद स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे लेक्चर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, इनके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं नहीं ले सका, क्योंकि क्वेश्चंस देखो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त कैंपस पर होते हैं हम उनके क्वेश्चंस का लाइव आंसर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारी क्लासरूम है उसको हम लेके चल रहे होते हैं। अगर आप लोग YouTube पर रह के क्वेश्चन करेंगे तो शायद हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आप सबके सब जो है मूव करेंगे कैंपस के ऊपर ताकि आप लोगों का मैं तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। इतने ही आप लोग तमाम के तमाम जितने भी YouTube पे मेरे बैठे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए उतने ही आप कहते हैं मुकद्दम कहते हैं ना रिस्पेक्टफुल हैं और उतने ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं जितने के कैंपस पर हैं। लेकिन कैंपस चूंकि मेरी क्लास है तो मुझे क्लास को फॉलो करना है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हैं वो सब के सब जो है कैंपस पर आएंगे और कैंपस जो है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है और जो है इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप लोग हमारी क्लास का हिस्सा बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा चाहे वो क्लास की ड्यूरेशन के अंदर हो वो भी मैं आंसर करूंगा। जो आफ्टर द क्लास अगर आप लोग कोई पोस्ट या कोई कमेंट के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका भी जो है आप लोगों को जरूर रिस्पांस दूंगा, उसका भी जरूर आप लोगों को आंसर करूंगा। तो आई थिंक टाइम देखते हैं इस वक्त कि टाइम कितना रह चुका है टेस्ट के ड्यूरेशन का, और उसके बाद फिर 1 मिनट बाकी रह चुका है और 1 मिनट के बाद आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और इस हफ्ते जो है हमने कुछ एक्टिविटी तो करनी है, तो वो भी डिसाइडिंग जो है वो मतलब कह लें ना डिसाइडिंग पीरियड के अंदर है। अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमने क्या करना है। बेसिकली तौर पे मैं आप लोगों को जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि हम इस वक्त क्या करने वाले हैं। मतलब इस सैटरडे को जो है हम क्या जो है वो कुछ करेंगे, इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कुछ हम नया जो है एलिमेंट क्रिएट करेंगे, तो जल्दी मैं आप लोगों को वो डिसाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो है मतलब ये आपको बता दूँ कि हम कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह सब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव टेस्ट जो है उसके लिए प्रिपरेशन अपनी कर लेनी है और आई थिंक यहाँ से टेस्ट कंप्लीट हो चुका है इनका। तो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुए, रिजल्ट दिखा दें। टेस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और अब हम जो है आपके रिजल्ट्स की तरफ मूव करना चाह रहे हैं कि रिजल्ट कहाँ है और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए ताकि हम जो है देख सकें कि क्या सूरत हाल है आपकी। अच्छा रिजल्ट भी डिस्प्ले हो चुके हैं। मरियम के 5 आउट ऑफ 5 हैं, वकास के 5 आउट ऑफ 5 हैं, अली के 5 आउट ऑफ 5 हैं, इसके अलावा कोई और 5 वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 5 आउट ऑफ 5 हसन के भी इस पर जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं कि हसन के भी हैं
इसके अलावा मरियम के थे, वकास के थे, इसके अलावा हमारे पास अली के हैं। बाकी सब के सब भी 4 और 3 की रेंज में हैं। 4 वाले में कशफ भी है, मसीहुल्लाह भी हैं, और इसके अलावा और कौन कौन है, मुकद्दस हमीद जो हैं वो भी 4 जो है मार्क्स ले रही हैं। कशफ और शेराज कशमाला, ठीक है, शिराज और कशमाला, और बाकी तमाम 3 और 2 वाले भी हैं। और टेस्ट अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने दिया है, तो आप लोगों ने अच्छे से समझ के जो है वो टेस्ट को करना होता है। बड़ा ही आसान टेस्ट मैं बनाता हूँ, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर को जो है बगौर सुना हो तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी टेस्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है एक नए लेक्चर के साथ, टेस्ट भी हम करेंगे। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन रहता हो तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर जो है अपना क्वेश्चन भेजना है, कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हैं, नहीं पोस्ट करके भी भेज सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है मुझे सजेशन भी दे रहे हैं। कल भी एक पोस्ट आई हुई थी, तो उस पोस्ट के ऊपर मुझे जो है वो गलत नहीं है क्या, अच्छा MCQs के हवाले से अगर आपकी कोई डिस्कशन है तो आप मुझसे पूछेंगे। कल भी पोस्ट आई हुई थी, उसमें मुझे सजेशन दी गई थी कि जो है मैं ज़रा व्हाइट बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। तो अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझसे पोस्ट के थ्रू जो है सजेशन शेयर कर सकते हैं। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।